नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके का मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये है एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर जिसका हम जीके मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और 30 के लगभग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लिए साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एज द होमलैंड ऑफ इंडो आर्यंस। निम्न में से क्या इंडो आर्यन के स्वदेश के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है। ऑप्शन देखिए, आर्कटिक प्रदेश, मध्य यूरोप, सप्त सिंधु या मध्य एशिया। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया। देखिए डिटेल्स में, सन 1859 में प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर, कौन से विद्वान थे वो, मैक्स मूलर, उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का स्वदेश घोषित किया गया था। तो मैक्स मूलर ने 1859 में आर्यों का स्वदेश घोषित किया था मध्य एशिया को। इसके साथ देखिए सप्त सिंधु, सप्त सिंधु जो था आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। और सप्त सिंधु का अर्थ है आर्यों की 7 प्रसिद्ध नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ थी वो, परुशनी जो कि रावी का वैदिक नाम है परुशनी, शतुद्री जो कि शतलुज नदी का वैदिक नाम है, और बीतस्ता जो कि झेलम का वैदिक नाम है, सरस्वती, यमुना और गंगा। ये 7 नदियाँ जो थी ये थी आर्यों की प्रसिद्ध 7 नदियाँ, जिसको सप्त सिंधु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल एरिया ऑफ हड़प्पन कल्चर रिप्रेजेंट ए। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है एक। ऑप्शन देखिए, वर्गाकार क्षेत्र का, वृत्ताकार क्षेत्र का, त्रिकोणीय क्षेत्र का या टेढ़ी मेढ़ी रचना का। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता था। तो राइट आंसर होगा त्रिकोणीय क्षेत्र का। देखिए, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता था त्रिकोणीय क्षेत्र का। इसी के साथ देखिए, हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई थी। कब करवाई थी, 1921 में। और किसने करवाई थी, दयाराम साहनी ने। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। कौन सा क्षेत्र है सिंधु घाटी का जहां पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। आप इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावस्ती वाज द कैपिटल ऑफ। श्रावस्ती राजधानी रही थी। ऑप्शन देखिए, अंग, काशी की, अवंती की या कौशल की। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा, श्रावस्ती किसकी राजधानी रही थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल की। देखिए फ्रेंड्स, श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जो प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य की दूसरी राजधानी रही थी। और कौन सी राजधानी रही थी इनकी, ये दूसरी राजधानी। क्वेश्चन, विच रूलर बिल्ट द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा। किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर निर्मित करवाया था। ऑप्शन देखिए, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए कृष्ण प्रथम। देखिए, एलोरा में शिव का जो प्रसिद्ध मंदिर रॉक कट मंदिर था, इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कौन सी शताब्दी में बना है ये, 8वीं शताब्दी में। और किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। देखिए फ्रेंड्स, अजंता एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कहाँ पर है अजंता एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ये गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मजीवनी लिखी थी। ऑप्शन देखिए, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मजीवनी लिखी थी इन 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक जिसने अपनी आत्मकथा फुतहुते फिरोज शाही, और क्या नाम था उसका, फुतहुते फिरोज शाही लिखी थी। और फिरोज शाह तुगलक ही ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने खराज, खम्स, जजिया और जिकात, ये 4 कर उसने लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने खराज, खम्स, जजिया और जिकात। और फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने शाही नहरों से सिंचाई के लिए सिंचाई कर भी लगा दिया था। और फिरोज शाह तुगलक के अलावा जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो थे, एक बाबर थे, इन्होंने तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। और जहांगीर जिन्होंने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीर ये फारसी भाषा में लिखी थी। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। आप इसका आंसर को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हुमायूं नामा की रचना किसने की और हुमायूं के साथ उनका क्या संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसीडर्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है। ऑप्शन देखिए, बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वासराव या नन ऑफ दीज। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसमें क्या होगा।
तो राइट आंसर इसका होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन बना था? आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, आपके लिए क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन बना था? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन देखिए, धोती, गांधी टोपी, खादी वस्त्र या चरखा। बताइए फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चरखा। स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह था चरखा। और यह आंदोलन 1905 में, कब चला था ये आंदोलन? 1905 में चलाया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में ये किया गया था। जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द दीपावली डिक्लेरेशन एंड व्हेन? दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी? ऑप्शन देखिए, गांधी जी 1930, सुभाष चंद्र बोस 1941, लॉर्ड इरविन 1929 या जवाहरलाल नेहरू 1929। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसमें क्या होगा? दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन ने 1929 में। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन ने 1929 में तैयार की थी। देखिए, दीपावली घोषणा है क्या? दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा भारत की स्थिति के संबंध में दिया गया एक बयान था। भारत की स्थिति के संबंध में लॉर्ड इरविन ने एक बयान दिया था, तो वही है दीपावली घोषणा, जिसमें भारत को उपनिवेश का दर्जा देने की बात कही गई थी। तो फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1929 में जारी जो दीपावली घोषणा थी, ये किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी उपनिवेश दर्जे से, जो कि भारत को उपनिवेश दर्जे दिए जाने की बात की थी। तो इसका आंसर हो सकता है उपनिवेश दर्जे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ? लोएस एक उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, अर्जिलेसी शेल का, एवोलिन शेल का, ग्लेशियल शेल का या रिवेराइन शेल का। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? लोएस एक किसका उदाहरण है? तो लोएस जो है एक उदाहरण है एवोलिन शेल का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एवोलिन शेल, एवोलिन रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव्स इफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगें केवल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती हैं? ऑप्शन देखिए, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव या ऑल ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी भूकंपी तरंगें जो है, कौन सी सिस्मिक वेव्स हैं जो पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतह तरंगें, यानी कि सरफेस वेव। इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, सतह भूकंपी तरंगें केवल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती हैं और ये तरंगें जो हैं अधिक विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन विंटर? निम्नलिखित में से कौन प्रदेश शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्ति वाला है? ऑप्शन भूमध्य प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरेनियन रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड? चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त कहलाता है। ऑप्शन देखिए, एपोजी, पेरिजी, पेरिजीन या नन ऑफ दिस। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज एनिमल्स विच डिराइव देयर फूड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड? वे प्राणी जो अपना आहार अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स या नन ऑफ दिस। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बीवोर्स। जो प्राणी अपना आहार अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। और कार्निवोर्स कौन से होते हैं? कार्निवोर्स वे प्राणी होते हैं जो केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स वे प्राणी होते हैं जो दूसरे जानवरों का भी मांस खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं, उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होमलैंड ऑफ किर्गिज ट्राइब इज? किर्गिज आदिवासी का स्वदेश है। ऑप्शन देखिए, मध्य एशिया, साइबेरिया, कांगो बेसिन या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? किर्गिज आदिवासियों का स्वदेश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया इसका राइट आंसर है। किर्गिज आदिवासी जो पाए जाते हैं मध्य एशिया में। और इसी के साथ देखिए, याकूत जनजाति जो है, याकूत जनजाति ये पाई जाती है उत्तरी साइबेरिया में। कहाँ पर पाई जाती है याकूत जनजाति? उत्तरी साइबेरिया में, जो कि रूस का एक विशाल क्षेत्र है। और पिग्मी जनजाति जो है, पिग्मी जनजाति फ्रेंड्स, पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका के कांगो बेसिन में। यानी कि कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति, जो कि यहाँ निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि में प्रमुखतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन देखिए, फूड क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स। बताइए फ्रेंड्स, स्थानांतरित कृषि में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें। इसके साथ देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फसलों से रिलेटेड कि खरीफ की फसलें कौन से महीने में बोई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जून और जुलाई में। कब बोई जाती हैं ये? जून और जुलाई में। और साथ में रबी की फसलें, और रबी की फसलें जो हैं ये बीजी जाती हैं अक्टूबर और नवंबर मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नागटिब्बा इज द माउंटेन रेंज ऑफ द। नागटिब्बा पर्वतमाला है। ऑप्शन देखिए, लघु हिमालय की, शिवालिक की, अरावली की या सह्याद्री की। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? नागटिब्बा पर्वतमाला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय। नागटिब्बा पर्वतमाला जो है लघु हिमालय की पर्वतमाला है, और यह पर्वतमाला जो है नागटिब्बा पर्वतमाला ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है ये उत्तराखंड में स्थित है। और शिवालिक देखिए, शिवालिक पर्वतमाला जो है, शिवालिक पर्वतमाला आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय पर्वतमाला है, जिसे प्राचीन में मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पर्वतमाला है जिसे प्राचीन काल में मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो वो वाली है शिवालिक पर्वतमाला। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें। कौन सी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और वह किस राज्य में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रिवर डिवाइड्स द डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। कौन सी नदी दक्षिण टेबललैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है। ऑप्शन देखिए, चंबल, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा नदी। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सी नदी दक्षिणी टेबललैंड को उत्तरी भारत से अलग करती है, विभाजित करती है। तो वो वाली नदी है नर्मदा नदी। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसका उद्गम स्थान जो है वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और इसी नदी को देखिए, नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नर्मदा नदी को। इसी के साथ देखिए, गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दक्षिण भारत की बृहद गंगा या दक्षिण गंगा। और इसी के साथ देखिए, दक्षिण भारत की गंगा ये कहा जाता है कावेरी नदी को। देखिए कितनी पजलिंग है इस क्वेश्चन में। दक्षिण भारत की गंगा ये कहा जाता है कावेरी नदी को, और दक्षिण गंगा ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। तो ये कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पजलिंग करने के लिए डाल दिया जाता है कि कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। साथ में देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए, नागा अर्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहीं से एक राइट आंसर होगा। नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन देखिए, पश्चिमी घाट, दक्षिण का पठार, मध्य प्रदेश या पंजाब का मैदान। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा क्षेत्र जो है वो अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब का मैदान। देखिए फ्रेंड्स, अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित क्षेत्र, एक पंजाब का मैदान और दूसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ बेसिन। ये दोनों क्षेत्र जो हैं अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ये दिए गए हैं, आपने यहीं से छांटकर सही आंसर बताना है। निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर टी कल्टीवेशन। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स या अलूवियल सॉइल। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी मिट्टी है जो कि चाय की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। तो वो वाली मिट्टी है लेटराइट सॉइल, मखरला मृदा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो वो वाली मिट्टी है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल जो है भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। काली मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी बताई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूलन टेक्सटाइल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन देखिए, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है।
तो वो वाला राज्य है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ देखिए हमारा राइट आंसर होगा। देखिए पंजाब जो है ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है और ऊन का जो सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य है ऊन का, वो है राजस्थान। ऊनी वस्त्रों का अग्रणी पंजाब और ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य है राजस्थान। और देखिए केसर उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान पर है जम्मू कश्मीर। और साथ में देखिए पश्मीना ऊन उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। मूलभूत अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है। ऑप्शन देखिए आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 28 या आर्टिकल 32। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा इसका। कौन सा प्रावधान जो है सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 23 और 24 जो है सीधे तौर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अनुच्छेद 23 इसमें बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 जो है अनुच्छेद 24 14 साल से कम आयु के बच्चे को कारखाने या जोखिम भरे स्थान पर काम करवाने पर दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसके साथ देखिए अनुच्छेद 28 जो है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप संचालित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 28। और अनुच्छेद 32 जो देखिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 और इसे संविधान की आत्मा व हृदय भी कहा जाता है। इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। अनुच्छेद 17 देखिए अनुच्छेद 17 जो है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 17। यदि कोई छुआछूत जैसी भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, इसे निर्दिष्ट करने की अधिकारिता निम्न में से किस में निहित है। ऑप्शन देखिए द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संघ मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। ऑप्शन देखिए 78th अमेंडमेंट, 88th अमेंडमेंट, 90th अमेंडमेंट या 91st अमेंडमेंट। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट जो है ये भारतीय संविधान का अमेंडमेंट है जो कि संघ मंत्रिमंडल के आकार को ये सीमित करता है। और 88th अमेंडमेंट जो है फ्रेंड्स 88 अमेंडमेंट ये वाला संशोधन जो है ये संबंधित है सर्विस टैक्स पर, सेवाओं पर, यानी कि सेवा कर पर ये संबंधित है। इसमें सेवा कर का प्रावधान किया गया है 88th अमेंडमेंट में। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें। कौन से संविधान संशोधन में EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन देखिए द प्रेसिडेंट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर या द फाइनेंस मिनिस्टर। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है द प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी। निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन देखिए साधारण विधेयक, मुद्रा विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स वो वाला अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय द। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है उनका निर्णय। ऑप्शन देखिए पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या नन ऑफ दिस। बताइए फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच 5-year प्लान।
नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन देखिए, चौथी, पाँचवीं, छठवीं या आठवीं। बताइए फ्रेंड्स, नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा दिया था भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। तो इस नारे का प्रयोग बाद में कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ये। तो गरीबी हटाओ नारे का प्रयोग जो किया था बाद में कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिन्यूअल फंड वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन देखिए आपके सामने दिए गए हैं। प्रोवाइडिंग पेंशन फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉइज, सोशल सिक्योरिटी, रूरल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्टिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बताइए फ्रेंड्स, नेशनल रिन्यूअल फंड, तो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी रचना की गई थी ऑप्शन नंबर डी के लिए। देखिए, उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध कौन करता है? ऑप्शन देखिए, सेबी, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री या नीति आयोग। बताइए फ्रेंड्स, भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध कौन करता है? तो देखिए राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। सेबी देखिए, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होती है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। साथ में नीति देखिए, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, किसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें, किसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स या डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, लाभांश तथा लाभ। ये जो है एक भारत सरकार के द्वारा एक राजस्व का स्रोत नहीं है। बाकी ये तीनों देखिए, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आय शुल्क, ये सभी जो हैं ये केंद्र सरकार के कर हैं। केंद्र सरकार द्वारा ये कर लगाए जाते हैं और ये पूरी तरह से अप्रत्यक्ष कर हैं। कौन से कर हैं? ये अप्रत्यक्ष कर हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, 30 में से क्या स्कोर आपका बना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली।